हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल एंड एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं वीनू वर्मा आप सबकी तैयारी यूजीसी नेट सेट के एग्ज़ाम की और साथ में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट पेपर और यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर और साथ में सेकेंड पेपर एजुकेशन की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अगर आप पहली बार आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 2023 में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे, आपके हायर एजुकेशन की यूनिट से हों, चाहे करंट आपके पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से या आपके आईसीटी से संबंधित, तो मैंने मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है ताकि आपका ये जो है वीडियो यहाँ पर कवर कर ले सारी चीज़ों को। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ये वीडियो पहले नहीं बना पाई, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत वगैरह का इशू, हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा, तो इस चक्कर में मैं ये वीडियो आपको पहले नहीं दे पाई। लेकिन मेरी कोशिश है कि आज 4 तारीख हो गई है और आप लोग तक ये वीडियो पहुँच जाए आपके एग्ज़ाम होने के पहले। ठीक है, बहुत सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसमें सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें सब कवर की गई हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स भी यहाँ पर कवर की हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, आप सभी पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए, और ये सारे जो भी आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी, ये सारे मैंने ऑथेंटिक सोर्सों से, जैसे कि PIB और आपकी दृष्टि पब्लिकेशंस की बुक्स हैं, करेंट क्रॉनिकल की हैं, इस तरह जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनसे यहाँ पर कवर किया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, पहले हम लोग एजुकेशन से संबंधित चीज़ों को देखते हैं कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरह से आपके हायर एजुकेशन में हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ये वन लाइनर चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में मिल रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, बस आपके क्या है, एक आपका क्विक रिवीजन हो जाए, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिया है। शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत आपको पता है: पहुँच, समझ, समता और गुणवत्ता। इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा मिशन NMEICT के बारे में बात हो रही है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल मिशन ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, तो इस तरह से इसका फुल फॉर्म नेशनल मिशन ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें देखिए, यहाँ पर कह रहा है कौन कौन से 2 इसके कंपोनेंट हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा और प्रचार प्रसार, जिसमें संस्थानों और शिक्षार्थियों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करना। ठीक है, NMEICT, इसके 2 प्रमुख कंपोनेंट यही हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में सिमुलेशन आधारित प्रयोगशालाओं और दूरस्थ पहुंच प्रदान करने के लिए किस प्रकार के लैब को यहाँ पर डिजाइन किया, तो वर्चुअल लैब को। ठीक है, अब देखिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और यह आपका आया भी था, यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, भारत सरकार ने शोध शुद्धि नामक पहल को कब से लागू किया? 1 सितंबर 2019। अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन में आपको पूछ लेता है। ठीक है, संस्थानों में एकेडमिक अखंडता को बढ़ाने और साहित्यिक चोरी, जिसको हम प्लेगरिज्म बोलते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्लेगरिज्म चेक करने के लिए एकेडमिक इंटीग्रिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो एकेडमिक इंटीग्रिटी को बढ़ाने और साहित्यिक चोरी पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा साहित्यिक चोरी निरोधक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? PDS की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसकी बात हो रही है, तो इसको कौन सा बनाया गया है, इसको आपको पता होनी चाहिए, शोध शुद्धि। ठीक है, और ये क्या है, 2019 में लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एजुकेशन में। ठीक है, शिक्षा शास्त्र विषय में यहाँ से क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो ये हो जाता है शोध शुद्धि, इसको याद रखिएगा, जो है प्लेगरिज्म चेक करने के लिए है, इसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर कह रहा है, इसकी भी यहाँ पे इसमें मिल जाएगी। ठीक है, ये इंग्लिश वाली स्लाइड है आपकी, तो यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और IIT बॉम्बे द्वारा कौन सा एक रोबोटिक्स आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो ई-यंत्रा। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और वित्त पोषित, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड लॉन्च्ड बाय IIT बॉम्बे है, तो यहाँ पर इसके द्वारा शुरू किया है ई-यंत्रा। ई-यंत्र क्या है? रोबोटिक्स आउटरीच कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो इसमें देखिए, कृषि, विनिर्माण, रक्षा, स्मार्ट सिटी, रख रखाव और सेवा उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के लिए युवा इंजीनियरों की प्रतिभा का उपयोग करना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करंट अफेयर में पहले भी कराई हैं। आज इन सब चीज़ों का और प्लस कुछ एडिशनल चीज़ों का क्विक रिवीजन आपका हो रहा है ना। तो इस तरह से जो इसका गोल है, व्हाट इज़ द गोल ऑफ ई-यंत्रा रोबोटिक्स आउटरीच प्रोग्राम, तो इसमें देखिए
कौन कौन सी सेक्टर्स हैं, लाइट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, स्मार्ट सिटी मेंटेनेंस एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। इसके लिए ई यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। स्वयं प्रभा क्या है सभी को पता है। यहाँ पर अभी चैनलों की संख्या कितनी है, 40 चैनल्स हैं, ठीक है। करंट की जो अपडेट है वो आपकी 40 चैनल्स हैं। उसके बाद देखिए स्वयं प्रभा क्या है, GSAT-15, इस सैटेलाइट का नाम जरूर याद रखना। 24/7 आधार पे उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए 40 DTH चैनल का एक समूह है ना। और कब शुरू किया गया था, तो 2017 के जो है उसमें शुरू किया गया था। ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा, बस ये सारी चीज़ें याद करिए। यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDLI को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, तो इसमें देखिए IIT खड़गपुर, ठीक, ये याद करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, यहाँ पर इसकी बात हो रही है। ओके, यहाँ पर इसकी इंग्लिश वाली स्लाइड नहीं है, कोई बात नहीं है, इसको ऐसे याद करिए। यहाँ पर कह रहा है कि इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है ना, इसको किस विजन के साथ आरंभ किया गया, तो वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया, सभी जो एक ही लाइब्रेरी हो ऑल ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, NDLI ने कोविड-19 संकट पर नियंत्रण पाने के इच्छुक छात्राओं, शोधकर्ताओं, उद्यमियों के लिए क्या लॉन्च किया था, तो राष्ट्रीय कोविड रिसर्च रिपोजिटरी है ना। यहाँ पर इसमें इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं है ना, और पूछे भी जा सकते हैं, सब आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके हायर में बनते हैं। ERP समर्थन क्या है, ये आपकी क्या है, यहाँ देखिए ये इसकी इंग्लिश में है मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट, ठीक है। कोई कोई चीज़ मिस हो जाती है, कभी देखिए टाइपिंग वगैरह में क्या होता है, कभी ये मैनुअल मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक है। ERP समर्थ क्या है, प्रबंधन प्रणाली परियोजना है ना। ERP समर्थ को किसके सहयोग से विकसित किया गया है, तो सूचना और संचार संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डिजाइन और विकसित किया है ना। यहाँ पर देख लीजिए विथ हुज कोलेबोरेशन हैज ERP समर्थ है ना, इसका नाम ही है ERP समर्थ। अब ERP समर्थ क्या है, ERP क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP इसका है, ठीक है, ये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और समर्थ को समर्थ ही है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है यहाँ पे है इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन IIC और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है ना, इसके द्वारा डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, IIC इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन, ठीक है, इस फुल फॉर्म को याद रखिएगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फिर विच ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु कौन सा ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया है, तो हायर एजुकेशन की बात हो रही है ना, यही है आपका क्या, ERP समर्थ है ना, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP है ना, फुल फॉर्म याद रखिएगा। समर्थ को सर्वप्रथम किस संस्थान द्वारा क्रियान्वित किया गया, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के द्वारा, ठीक है। कुछ ये नाम है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, ये सारी अभी हम हायर एजुकेशन से संबंधित चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, इसकी भी इंग्लिश में स्लाइड यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए नेशनल रिपोजिटरी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज किसके द्वारा तैयार किया है, तो ये आपका NCERT के द्वारा तैयार किया है, ठीक है। CBSE जो एफिलिएटेड स्कूल हैं, स्कूलों और अभिभावकों के लिए स्वयं समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए किस उपकरण का विकास किया है, तो ये है सारांश, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा है ना, करंट की मेरी जो भी वीडियोस हैं आप उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वैसे तो अब इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैंने एक क्विक रिवीजन आपको यहाँ पर दिया है। भारत में स्टूडेंट्स और रिसर्च वर्कर्स को ई-लर्निंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला प्रोजेक्ट कौन सा है, तो ई-शोध सिंधु है ना, काफ़ी पूछा गया है इसमें है ना। तो स्टूडेंट्स और रिसर्च वर्कर्स को ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रदान करता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं है ना। तो ABC की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, एक वर्चुअल डिजिटल स्टोर हाउस है जिसमें व्यक्तिगत छात्रों द्वारा उनकी सीखने की यात्रा के दौरान अर्जित क्रेडिट की जानकारी शामिल है, तो यहाँ पे क्रेडिट के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है ABC। इसके बारे में भी हमने डिटेल में करंट की ही वीडियो में आपको डिस्कस करके बताया था, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसमें कह रहा है, इसकी भी इंग्लिश वाली स्लाइड यहाँ देख सकते हैं। इंडिया का जो फर्स्ट UPI ATM लॉन्च हुआ है, तो इसमें देखिए भारत के पहले UTI ATM का शुभारंभ हुआ है। जापान की कंपनी कौन सी है, हिटाची पेमेंट सर्विसेज। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर देश का पहला व्हाइट लेवल UPI ATM लॉन्च किया है। थोड़ी सी कुछ चीज़ें इसमें जानने की है, व्हाइट लेवल क्या है ना। तो इसमें देखिए कंपनी ने इसका नाम किया है हिटाची मनी स्पॉट UPI ATM दिया है,
और यहाँ पर ये एटीएम यूजर्स को मल्टीपल अकाउंट से यूपीआई ऐप के जरिए पेमेंट करने की सुविधा देता है। आपके जो आईसीटी में सवाल बनते हैं ना, ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे पूछे जाते हैं कि अभी करंट में क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इसके जरिए ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना भी यूपीआई के जरिए, है ना, यहाँ पे यूपीआई का रोल क्या है, इसके जरिए कैश निकाल सकते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या ना हो। यहाँ पे डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए है। फिर गैर बैंक संस्थाओं द्वारा स्वामित्व और संचालित एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम, ठीक है, यहाँ पर कहा जाता है, व्हाइट लेबल WLA, है ना। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये नॉन बैंकिंग एटीएम ऑपरेटर RBI द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007 के नियमों के अनुसार यहाँ ऑथराइज हैं, ठीक है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इंग्लिश वाले लोग यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन और अधिकतर स्टेटमेंट में आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट के सवाल आसान होते हैं करने, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो उसी में से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की जो रिपोर्ट है, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, इसमें ये टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की है। इसमें कितने जो हैं 108 देश हैं और क्षेत्रों के 1904 विश्वविद्यालय शामिल हैं, ठीक है। 1904 एक बार ही देख लीजिएगा, जितना याद रहेगा अच्छी बात है, नहीं हेडेक मत लीजिएगा, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में यूनाइटेड किंगडम की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए यूके की जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसने फर्स्ट जो है पोजीशन प्राप्त की है। इस रैंकिंग में अमेरिका की जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पे है, ठीक है, ये वाली फर्स्ट हो गई ऑक्सफोर्ड, यहाँ पर ये आपकी सेकंड हो जाती है। और अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ये आपकी थर्ड पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे है। तो इस तरह से यहाँ पर, अब ये तो हो गई वर्ल्ड की बात। भारत के क्या है, 91 विश्वविद्यालयों को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जगह मिली है। इसमें जो भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने 2017 के बाद पहली बार शीर्ष 250 में जगह बनाई है, ठीक है। इसमें जो रैंकिंग दी है ना, 201 से 250 की श्रेणी के अंतर्गत रैंक प्रदान की गई है। भारत में बात करें, ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। अगर वर्ल्ड की बात करेगा तो टॉप 5 आपको याद होनी चाहिए, और इंडिया की कहेगा तो आपको फर्स्ट नंबर की पता होना चाहिए, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसकी ये देख लीजिए कि किस तरह से है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की बात हो रही है ना, 201 से 250 के अंदर है। अन्ना विश्वविद्यालय ये चेन्नई यहाँ की है, 501 से 600, ठीक। जामिया मिलिया नई दिल्ली में है। तो इस तरह से ये सारी रैंकिंग है, ठीक है। आप चाहें तो देख सकते हैं, वरना फर्स्ट वाली जरूर याद रखिएगा, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब देखिए अगला जो है स्टडी इन इंडिया पोर्टल SII, ये क्या है, केंद्रीय जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और डॉक्टर S जयशंकर जी के द्वारा इनके द्वारा नई दिल्ली में इस पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। और ये क्या है, ये पोर्टल एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की जो उनकी एजुकेशनल जर्नी को यहाँ पर आसान बनाएगा, ठीक है। तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल ये खाली किसके लिए, मतलब ये क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसको मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो खास चीज़ है ना आपको ध्यान रखने की, वो है यहाँ पर जो आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए एजुकेशनल जर्नी को आसान बनाता है, ठीक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। GSAT-25 सैटेलाइट, ये क्या है, DTH डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाता टाटा प्ले द्वारा इस उपग्रह से टेलीविजन चैनलों का प्रसारण प्रारंभ हुआ है ना। तो यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है GSAT-24, है ना। अभी हमने GSAT-15 किसके बारे में पढ़ा था, तो उधर शिक्षा के बारे में पढ़ा था। इसके लिए इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने टाटा प्ले, जिसको टाटा स्काई के नाम से जाना जाता था, इसके साथ साझेदारी की है ना। तो इसके द्वारा क्या होगा, GSAT-25 उपग्रह, यहाँ पे डायरेक्ट टू होम सर्विस की बात हो रही है ना, और टेलीविज़न चैनल का प्रसारण होगा। तो इसमें देखिए इसकी जो वहनी क्षमता है, जो इसकी मतलब इसकी जो पावर हो जाएगी, जो एफिशिएंसी हो जाएगी, वो कितनी बढ़ जाएगी, 900 चैनल तक बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट के लिए हो रहा है। इससे टाटा प्ले को क्षेत्रीय चैनलों और ज्ञानवाणी चैनलों सहित 900 चैनल चलाने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो जो भी क्षेत्रीय चैनल और ज्ञानवाणी है ना, ज्ञान दर्शन, इनके बारे में भी हमने पढ़ा है, वीडियो बनी हुई है, आप लोग चाहें अगर आपके पास टाइम है, 6 के बाद पेपर है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट में आपको रिवीजन करने के लिए ज़रूरत होती है। अब देखिए जो अगला कार्यक्रम है, ये है आपका उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। इसको भी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा चलाया गया है।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में, है ना। अब इसके प्रतीक और चिन्ह की बात हो या स्लोगन की बात है, तो स्लोगन क्या है, जन जन साक्षर, और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ है, ठीक है। तो ये क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है ना। किसके द्वारा, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा है। उल्लास का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, है ना। मोबाइल एप्लीकेशन बुनियादी साक्षरता को व्यापक रूप से सुलभ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की क्षमता का उपयोग करता है, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन है, तो उल्लास का फुल फॉर्म अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक, थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं, याद रखिएगा। याद ऐसे रखिए कि अंडरस्टैंडिंग से मतलब है लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो इसकी बात करें, थोड़ा सा और बता देती हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रहें। उल्लास का मतलब क्या है, ये कार्यक्रम जो है ना, उल्लास का मतलब क्या है, हंसी खुशी का माहौल। तो ये जो कार्यक्रम है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता तथा महत्वपूर्ण जीवन कौशल से लैस करता है, मतलब उनको तैयार करता है, जो कि स्कूल जाने का अवसर अब खो चुके हैं। वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो क्या है, एडल्ट है ना। तो इनकी शिक्षा को डिजिटल मतलब डिजिटल एरा में भी इनका जो है पार्टिसिपेशन हो, इसको यहाँ पर ले जाने की पहल है उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें याद रहेंगी। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नए भारत के निर्माण की तैयारी, फुल फॉर्म याद रहेगा। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के संशोधन हेतु एक पैनल बनाया गया है। तो ये एनसीईआरटी के द्वारा गठित है, ठीक है। जो भी पुस्तकें हैं उनके करेक्शन के लिए है पैनल फॉर रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, है ना। अब इसमें देखिए, इसका जो मेन एम क्या है, वन क्यूरिकुलम वन नेशन, ठीक है। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नीपा, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इसीलिए मैंने पूरे फुल फॉर्म आपको दे दिए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नीपा, ठीक है। इसके चांसलर महेश चंद्र पंत इस 19 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होंगे। चलिए ये सब मत याद रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से इसको याद रखना है कि इसका जो इसमें जो है, इसके जो चांसलर हैं वो किससे संबंधित है, तो नीपा से संबंधित है, ठीक है। एनसीईआरटी के द्वारा गठित है ना, ये सारी चीज़ें। और इसमें जो समिति का गठन हुआ है, जो भी इसकी जो समिति बनी है, ये जो है इसका जो फुल फॉर्म है क्या है, एनएसटीएस समिति का, है ना, इसका गठन किया है। एनएसटीसी क्या है, नेशनल करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी, ठीक है। तो इस समिति का गठन किया गया है ना। तो इस तरह से एनएसटीसी ये एक समिति है जो कि यहाँ पर बनाई गई है सारी चीज़ों के रिवीजन के लिए, है ना, जो भी आपका यहाँ पर टेक्स्ट बुक का रिवीजन होगा, ठीक। अपार, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पहले ये पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसका ये क्या है फुल फॉर्म, अपार स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो इस तरह से ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री मतलब क्या हुआ, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक प्रकार का आईडी कार्ड है, ठीक है। किसके द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में ये जाना जाएगा, है ना। एक स्टूडेंट का एक ही जो है आईडी होगा। और ये पहल नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर NDER के अनुरूप है, इन्होंने इसको बनाया है। अपार के तहत प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी, ये संख्या एक डिजिटल रिपोजिटरी के रूप में काम करेगी, जो कि उनके एजुकेशनल अचीवमेंट, जो भी आपके रिजल्ट हैं, लर्निंग आउटकम और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के संबंधित उपलब्धियों को यहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है अपार के बारे में। और फ्रेंड्स, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके साथ लेके आना, इनको जो है आपको बताना, है ना, ताकि चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएं और कुछ नई चीज़ें जो अगर आ सकती हैं एग्जाम में तो वो यहाँ से कवर हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए एक लाइक तो बनता ही, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक में कंजूसी क्यों होती है भाई, ठीक है। लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। अभी भी एक दिन है ना, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतनी भी बड़ी वीडियो नहीं है। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यूजीसी की जितनी भी इनिशिएटिव्स हैं ना उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो यूजीसी ने अभी क्या बताया, यूजीसी इंट्रोड्यूसेस न्यू डिग्री नॉमेनक्लेचर, नई डिग्रियों का नामकरण किस तरह से किया है। तो देखिए जो पहले था, है ना, तो नए डिग्री नामों का परिचय उन्होंने कैसे दिया। तो पहले क्या था, परंपरागत रूप से बात करें जो आपका ट्रेडिशनल था, बैचलर ऑफ साइंस मतलब BSc की जो डिग्री थी भारत में विज्ञान विषय से जुड़ी मानी जाती है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और जो बैचलर ऑफ आर्ट्स BA की डिग्री में क्या था, आपके आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें शामिल थी, है ना। लेकिन 2020 NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित पुनर्गठन पर विचार करते हुए
यूजीसी द्वारा नियुक्त एक समिति ने अनुशासन की परवाह किए बिना सभी जो भी 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम थे उनके लिए बैचलर ऑफ साइंस BS डिग्री शुरू करने की सिफारिश की है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि पहले हम BSc बोलते थे साइंस वालों को, अभी क्या है आपकी चाहे साइंस हो, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो, आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, सोशल साइंस हो, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो, मैनेजमेंट हो, कॉमर्स हो, जो भी चीज़ें हैं वो सारी किससे समझी जाएंगी, BS, ठीक, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री यहाँ पर शुरू की जाएगी। इनको इसी नाम से पहचाना जाएगा, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि इनिशिएटिव्स हैं। उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे है WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, है ना, एक समिट हुआ था ये अगस्त 2023 में गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, प्रथम, क्योंकि फर्स्ट है, प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट है। ठीक है, WHO के द्वारा है और फर्स्ट है, गुजरात में है, प्रथम है। ठीक है, इसका आयोजन किया गया, नाम इसको याद रखिएगा, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और WHO द्वारा किया गया है। आयुष का फुल फॉर्म क्या है, NEP आपके NEP 2020 में सारे फुल फॉर्म आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पर आयुष में का फुल फॉर्म क्या है, आयुष स्टैंड फॉर आयुर्वेदा, योगा, ठीक है, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, एक बार पूछा भी गया है। ठीक है, G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ इस शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया और इसकी थीम क्या है, द सेंट्रल थीम ऑफ दिस समिट इज टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल, है ना, सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर। ठीक, एक एक बार भी देख लेंगे ना तो शायद एग्जाम में कहीं कुछ आ जाए तो क्लिक हो जाए, है ना, टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कुछ क्या है, नए अमेंडमेंट्स आए हैं, थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है आपके इसमें एनवायरनमेंट में पूछे जा सकते हैं। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 में आया। ठीक है, राष्ट्रपति जी के द्वारा मंजूरी दी है और ये जो 1980 वाला था इसमें संशोधन करता है। ठीक है, अब इस अधिनियम में ये जरूर आपको याद रखना है कि इसमें कहा क्या गया है। इस अधिनियम में जो अमेंडमेंट आया आपका, इसमें कहता है हरित कवरेज बढ़ाने, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन कम करने, पर्यावरण तथा सामाजिक आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने और कृषि वानिकी का दायरा बढ़ाने का प्रावधान किया है। वनों के संरक्षण पे बात की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। मतलब यहाँ पर देखिए नया टर्म्स क्या है, कार्बन उत्सर्जन कम करने, है ना, और कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करता है और हरित कवरेज, है ना, तो ग्रीन कवरेज की बढ़ाने की बात की है, कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने की बात की है ना। इस अधिनियम में वनों के बाहर वनीकरण एवं वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ छूट दिए जाने का प्रोत्साहन जो है प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इस अमेंडमेंट में कहा क्या है, ये चीज़ें आपकी पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो आता है जैव विविधता संशोधन अधिनियम, बायोडायवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट, है ना। इसमें क्या कहा है, ये भी 2002 वाले अधिनियम में संशोधन करता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा मंजूरी दी है। इस अधिनियम के प्रावधानों में क्या क्या चीज़ें कही हैं, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हैं। देखिए, औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करके जंगली औषधीय पौधों पर दबाव कम करना, भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करना, ठीक है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्य से समझौता किए बिना भारत में उपलब्ध जैविक संसाधनों का उपयोग करने हेतु अनुसंधान, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण की तीव्र ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करना। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें रिसर्च से संबंधित हैं और इसकी जो है नागोया प्रोटोकॉल की बात की है। कुछ प्रावधानों को अपराध मुक्त करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके इस अमेंडमेंट के अंतर्गत हैं। उसके बाद देखिए अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्या पूछा जाता है, तो सौर ऊर्जा से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बन सकते थे इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी ही रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपका जल्दी से जल्दी चीज़ें, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा है, टाइम कम है ना, तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं। वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया है तो कर दीजिए, है ना। सोलर एनर्जी की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ हमने सारे डिस्कस किए हैं। सोलर एनर्जी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सोलर एनर्जी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा है। ठीक है, सारी चीज़ें करंट की हैं। देखिए फोर्थ है, कितने, विश्व स्तर की बात हो रही है। भारत का जो पहला बैटरी स्टोरेज और सौर ऊर्जा आधारित सूर्यग्राम किस राज्य में बनाया गया है, तो गुजरात में मोढेरा, है ना। यहाँ पर देखिए फर्स्ट बैटरी स्टोरेज एंड सोलर पावर बेस सूर्यग्राम हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट, तो मोढेरा इन गुजरात। ठीक है, सोलर एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन है ना। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ने 3% जो है प्रति भूमि क्षेत्र को सोलर PV मॉड्यूल द्वारा कवर करते हुए देश की सोलर क्षमता कितनी आकलित की है, तो 748 गीगावाट, है ना। ठीक है, तो ये याद रहेगा।
राष्ट्रीय सोलर मिशन ये कब प्रारंभ किया, तो 2010 में आया था। चलिए कोई बात नहीं है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपकी करंट से संबंधित हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय सोलर मिशन वर्ष 2022 तक ग्रिड से जुड़े कितने गीगावाट वाले सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, तो 100 गीगावाट। और 2030 तक कितने गीगावाट तक की स्थापित जो है सौर क्षमता का लक्ष्य तय किया है, तो 280। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। जो इसकी कैपेसिटी थी वो कितना लक्ष्य रखा गया था, तो 2022 में 100 गीगावाट था। अब 2030 की बात करें तो 280 गीगावाट। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो अगला कार्यक्रम है वो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कार्यक्रम, है ना। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसी को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कहा गया। ठीक है, रिपोर्ट आपकी आई थी। इसमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए। इसमें ये जो था 2019 में केंद्रीय पर्यावरण जल और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा NCAP, है ना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसको जरूर याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, शहर, क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर जो एयर क्वालिटी में सुधार लाना है। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत देखो आपका ये जो है करंट से संबंधित है, इसलिए मैंने लिया है। अगले 5 वर्षों में, मतलब वर्ष 2024 तक PM की बात हुई है, पर्टिकुलेट मैटर, है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन आता ही, आपने देखा है, मैंने भी आपको करवाया है। मतलब PM पर्टिकुलेट मैटर एवं जो है 10 PM के स्तरों में 20 से 30% तक की कटौती करने का लक्ष्य रखा है ना। मतलब जो पर्टिकुलेट मैटर है और 10 PM के स्तरों में 20 से 30% तक की कटौती करने का लक्ष्य रखा है। कब तक, 2024 तक, है ना। 2019 में रिपोर्ट आई थी, इसलिए कह रहा है अगले 5 वर्षों में, मतलब 2024 तक। NCAP के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कितने, तो 131 शहरों को लक्षित किया है। ठीक, अब इसमें देखिए ये कह रहा है 2023 में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा की गई। ये नाम याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे, है ना, क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। अब इसमें जो आपकी ग्रेडिंग 1 थी, इसमें कौन कौन से शहर है, इंदौर है पहले नंबर पे, फिर आगरा है, फिर ठाणे है। ठीक, MP में है, इंदौर पता ही है, आगरा उत्तर प्रदेश में है, और ठाणे। ठीक है, ये आपकी 2nd ग्रेड हो गई, 3rd ग्रेड। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। उसके बाद देखिए इसमें कह रहा है ये जो कार्यक्रम था इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज, भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन कहाँ किया है, तो चंडीगढ़ में किया गया था। ठीक है, ये कुछ करंट के क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको कुछ डेज और थीम्स के बारे में बता देते हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर है। 2023 में आपकी थीम क्या थी, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, है ना, ये इसकी थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करें तो 8 सितंबर 2023। मुख्य विषय क्या था, परिवर्तनकारी दुनिया में साक्षरता को बढ़ावा देना, स्थायी और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर को होता है। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 1 अगस्त 2023। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ थी जो कि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है। ऐसे डेज तो बहुत सारे हैं, और लेकिन आपके जो ज़्यादा पूछे जाते हैं ना वो आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, है ना, इस तरह से ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, बाकी तो सभी को जनरल चीज़ें तो पता ही है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा, मेरी ऐसी कोशिश है, और इसीलिए इतना मुझे कलेक्शन करना पड़ता है, फिर चीज़ें आपके लिए लानी पड़ती हैं ताकि आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पर एक जगह पे मिल जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सभी को ऑल द बेस्ट, जितने भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, और बिल्कुल कूल माइंड से अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।